केस नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ GI केस नंबर 1। इसमें लिख लो केस नंबर 1 का मतलब क्या है। when symmetry is absent, when symmetry is absent and all the systems showing GI and all the systems showing GI, all the systems showing GI are independent, all the systems showing GI are independent। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है ये आपको पता लग जाएगा थोड़े टाइम में। और मैंने पहले क्या बोला था, एक सेकंड, सारे बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा, तुम बोलो। सिमेट्री इज एब्सेंट, तो उसका मतलब आपको पता लग जाएगा। अभी आओ सभी के सभी एवरीवन, देखो यहां पे अगर हम चेक करें तो यहां मल्टीपल सिस्टम्स हैं। हाँ भाई ये बोलो, ये जीआई शो करेगा? अरे बोलो, ये करेगा, ये करेगा। कितने सिस्टम कर रहे हैं? 3। ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर हमारे पास ऐसे n नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं जो जीआई शो कर रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 की पावर क्या हो जाएगा? n। तो टीजीआई जो है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम शोइंग जीआई। लॉजिकल सी बात है भाई, यहां पे 2 फॉर्म हो सकते हैं, यहां पे 2 हो सकते हैं, यहां पे कितने हो सकते हैं? 2। अब सवाल यह आएगा कि या तो ये 6 होंगे या क्या होंगे? 8। यानी या तो पी एंड सी का लॉ ऑफ एडिशन लगेगा या लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा क्योंकि ये सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक के बाद एक नहीं हो रहा है। अगर एक के बाद एक होता है तो लॉ ऑफ एडिशन लगता है। ये सारे जीआई एक साथ एक ही समय पे शो कर रहे हैं। तो यहां पे जब तुम इसको कभी अपने आप सोचोगे भी कि 8 कैसे आए, तो बहुत आसान है। जैसे यहां पे 2 फॉर्म पॉसिबल है, सिस होगी और दूसरी क्या होगी? ट्रांस। तो ये मान लो C1 T1, ये मान लो C2 T2 और ये मान लो C3 T3। अब आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो बहुत सारे, C1 C2 C3, C1 T2 T3 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओगे तो कितने आएंगे? 8। मैंने बेसिक से इसलिए बताया ताकि आप सिर्फ इसको फॉर्मूला के तौर पे इंजॉय ना कर जाओ, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई असल में 8 आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, 8 हैं कहां, कौन कौन से 8। तो 8 जब बनाओगे तो इसमें उन 8 में से ये क्या है? 1, बाकी 7 और हैं। उन 7 में क्या होगा भाई? एक बार ये यहां की बजाय यहां चला गया, इस तरीके से अलग अलग होते रहेंगे। तो सिर्फ क्रैमिंग की बात नहीं है। ये मुझे हमेशा एक बड़ी दिल को कचोटती है एक बात कही जाती है वहां पे बाहर, मतलब खासकर आईआईटी के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर्स वगैरह, काफी ज्यादा बोला जाता है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बोला जाता है, ये कोटा के बारे में खासकर बोला जाता है कि यहाँ पे जो रोट लर्निंग है वो काफी ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता है। रोट लर्निंग का मतलब है रट लो और कुछ भी समझ में, मतलब जैसे सोचने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन ऐसा है नहीं। जब मैं खुद पढ़ा था उस समय भी और अभी भी जब से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो एक्चुअली पढ़ाया जाता है, जो फील कराया जाता है, जो अंडरस्टैंडिंग दिलाई जाती है, वो नॉर्मली कंपैरेबल ही नहीं होती, वो स्कूल एजुकेशन में होता ही नहीं है। अगर वैसा होता तो फिर कोचिंग की एक्चुअली कोई भी जरूरत नहीं होती। तो एक्चुअली इट्स, मतलब दे शुड थिंक कि भाई या तो स्कूल सिस्टम को उतना अच्छा कर लो कि कोचिंग सिस्टम की जरूरत ही ना पड़े, एंड दैट इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो खुद पढ़े नहीं होते या यहाँ पढ़ाया नहीं होता एंड दे कमेंट अबाउट इट, तो ये ऑकवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया? इसका 8 आ गया, 2 की पावर 3। अब जैसे ये है, करते जाओ भाई, अब जल्दी जल्दी लिख लो यार, क्वेश्चंस करने हैं और फिर आगे भी मूव करना है।
देखो सिमेट्री इज एब्सेंट का मतलब समझ ही गए होगे कि यहां पे कोई भी आइसोमर रिपीटेटिव नहीं बन रहा। मतलब यहां पे ये अलग ये अलग ये अलग, तो कुछ भी मिक्स मतलब कॉमन नहीं बनेगा। सिमेट्री जहां आएगी आपको दिख ही जाएगा, वो केस 2 में आपको पता लग ही जाएगा कि कहां आ रही है, क्या हो रहा है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो भाई ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या शो कर रहा है, जी आई। ये क्या शो कर रहा है, और कोई शो करेगा क्या, कोई और है यहां? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी बताना। ये भी है। अब इसकी कई बार स्टूडेंट्स को फील नहीं आती कि ये क्या है। तो भाई एक बार ये जो बड़ा सा ग्रुप है, इस बड़े से ग्रुप को मान लो ए, और नीचे वाले बड़े ग्रुप को मान लो बी। अगर इसको ऐसा देखोगे तब तो ये दिखाई देगा ना कि भाई ये ए और बी सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट। यानी ये सिस्टम कौन सा है, साइक्लो एल्केन। क्या है ये? तो कितने हो गए, 1 2 3। यानी यहां पे बड़ा होने की वजह से हमें वेज और डैश की फील नहीं आती कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 हो गए, 8 इज द करेक्ट आंसर, 2 की पावर 3। डिस्कशन नहीं प्लीज। यस, देखो इसमें 16 आ रहा है। हाँ भाई कितना आ रहा आंसर, 4 आ रहा है। अरे भाई एक तो ये है और एक कौन सा है ये, बस। तुमने ये कॉम्बिनेशन भी बना लिया क्या? नहीं ठुल्लू नहीं। ये कार्बन क्या है, sp2। क्या है ये, sp2। तो इसके रिस्पेक्ट में आगे पीछे नहीं जाएगा, तो जो होगा ये अलग है और वो अलग है। वैसे तो मैंने बता भी दिया था पहले ही। तो 4 आ गया। यहां पे एक ही सिस्टम है, एक है तो आंसर क्या आएगा, 2। चाहे सिमेट्री हो चाहे ना हो, एक ही सिस्टम है तो भाई सिस ट्रांस 2 तो बनेंगे। अच्छा ये जो गिवन फॉर्म है ये कौन सा है, सिस या ट्रांस? सिस है। अरे भाई इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ग्रुप जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम साइड। चलो 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 चलो, देखो यार यहां पे अगर हम बात करें 1 2 3 4, आंसर आया 16। सही आया क्या आपका? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ये साइक्लो एल्कीन है, रिंग का साइज लेकिन क्या है, 10, इसीलिए हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा यहां पे एक बार जल्दी से बताना इस सवाल का जवाब। यहां पे कितने जीआई शो होंगे, जल्दी से बताओ। आइसोमर्स बताओ, मतलब आइसोमर कितने आएंगे? 2 आएंगे।
ये जीआई शो नहीं करेगा, तो इसके चक्कर में मत पड़ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। यहां पे देखो कई बार स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते कि ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच ब्रैकेट में 3, अरे भाई ये 3 बार आएगा और क्या। अब 3 बार आने का मतलब 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये, नहीं गलती में तुम फंस गए, या तो ये क्यूमुलिन टाइप है, लेकिन क्यूमुलिन में भाई सी एच डबल बॉन्ड सी एच नहीं होता, सी एच के बाद फिर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो होता है, तो ये क्यूमुलिन नहीं है, ये है सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो भाई 3 सिस्टम है, आंसर कितना आया? 8 आया। तो ये क्यूमुलिन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्यूमुलिन। हाँ भाई, यहां पे अगर हम देखें 8 होगा, ये शो करेगा, ये करेगा, ये 8 नहीं होगा 4 होगा, ये दोनों मिथाइल आ गए ना, 4 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कितने पाई बॉन्ड है? 3। 3 या मतलब क्या हुआ? ऑड। ऑड में जीआई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बात है। ओके, सो दिस इज डन। चलो यार, अब केस नंबर 2 पे आ जाओ सभी के सभी। केस नंबर 2 है जब सिमेट्री प्रेजेंट है, लिख लो केस 2 में, व्हेन सिमेट्री इज प्रेजेंट। सिमेट्री का क्या तात्पर्य है, आइए वो बता देते हैं आपको। सिमेट्री का मीनिंग ये है कि भाई एक पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भागों में जब हम कट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे भाई? तो यहां पे सिमेट्री आ रही है, दिख रही है सभी को? तो यहां सिमेट्री आ रही है। अब जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ आइसोमर कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं? रिपीटेटिव। जैसे मैं इसमें बताता हूं, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी, यहां पे भी 2, 4 होना चाहिए, पर होगा कितना? 3। 3 क्यों आ जाएगा? सोचो, यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सी टी, टी सी, सी सी, टी टी। ये बात समझ में आई? अरे भाई सिस ट्रांस, ट्रांसिस टेक केयर नहीं है ये सोच रहे होंगे टीसी फुल एंजॉय, तो यहां पे फुल एंजॉय नहीं है, तो यहां पे सिस ट्रांस, ट्रांसिस और ये वाला 4 पॉसिबिलिटी। अब यहां पे गर्ल्स एंड बॉयज ये दोनों क्या आ रही है? सेम, क्योंकि भाई इधर भी मिथाइल है, उधर भी क्या है? मिथाइल। तो यहां सिस वहां ट्रांस, या यहां ट्रांस वहां सिस, बात क्या हो गई? एक। बात समझ में आई क्या? और फील करना है तो आप बना के भी देख सकते हो। जब इसका सिस बनेगा और इसका अगर ट्रांस बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर इसका ट्रांस बनेगा और इसका सिस बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करो तो सिंपली ये इसका सेंटर ऑफ मास की तरह हो गया, और यहां से अगर हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, तो ये दोनों क्या आते हैं? सेम। क्या बात क्लियर है? तो इस तरीके से इसको घुमाएंगे तो भाई सेम आ जाएगा, मतलब बोथ आर सेम। तो इसलिए बस, तो आपने देखा कि सिमेट्री होने की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर कम हो जाते हैं। तो 4 की बजाय यहां कितने रह गए? 3। अब इसी का फॉर्मूला भी है, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो पाई बॉन्ड यहां 2 की बजाय 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, अब भाई कितने बनाओगे? ड्रॉ कैसे करोगे? टाइम लग जाएगा, गलती हो जाएगी। तो ऐसे तो फॉर्मूला यूजफुल है, लेकिन वैसे वाले क्वेश्चन नॉर्मली वो देते नहीं है नॉर्मली, पर जान लो, क्योंकि फिर वो रटने वाली बात हो गई ना प्रॉपर। तो अब इसमें फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1।
n-1 p-1, n-1 p-1, थोड़ा राइम करता है, थोड़ा एक जैसा लगता है, तो इस फॉर्मूले को इसी तरह से डिजाइन किया है। n तो आप जानते ही हो, n इज नंबर ऑफ सिस्टम शोइंग gi। p यहां पे एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज है जो n पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? n पे। अब p जो है या तो वो n/2 होगा या n+1/2 होगा। अब सीधी सी बात है, ये डिपेंड किस पे करेगा? इवन एंड ऑड पे। अगर यहां पे n बिलोंग्स टू इवन है तो ऐसे केस में वो 2 से डिविजिबल होगा क्या? तो भाई n/2 आएगा। लेकिन अगर वो ऑड हुआ तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो ताकि वो डिविजिबल हो जाए। बस ये है। तो ये इसका फॉर्मूला है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब इसको मान लो जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, आपने देखा इधर भी CH3 इधर भी CH3, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, तो आपको दिख गया कि अच्छा सिमेट्री है। सिमेट्री है तो इसका आंसर 8 नहीं आएगा। 2 into 2 into 2 8 will not be the correct answer। तो यार देखो, पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि फॉर्मूले की बजाय इसका आंसर ही याद रख लो तो बढ़िया, क्योंकि एक तो फॉर्मूला याद रखोगे। हाँ, फॉर्मूला 3 की बजाय 4 वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, 5 के लिए भी, सबके लिए, लेकिन आता नहीं है नॉर्मली इतना। तो एटलीस्ट इसका और इसका आंसर अपने को पता होना चाहिए कि 4 की बजाय 3 और इसका 8 की बजाय आएगा 6। थोड़ा लॉजिकल भी है कि जब 2 सिस्टम आए तो 2 सिस्टम में एक मतलब एक कम हो गया, 4 की बजाय 3। जब 3 आए तो एक और कम हो गया। ऐसे इस तरीके से 8 की बजाय कितना हो गया? 6। ये लेकिन ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा, कभी इसको आगे भी वैसी कॉरस्पॉन्डिंग अप्लाई करने लग गए, ऐसा नहीं होगा। लगा सकते हो, तभी तो बताया है कि अगर बाय द वे बहुत सारे सिस्टम आ गए 4 5 तो फिर कितना बनाओगे। तो ये बात है। हाँ भाई, तो केस नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या रहता है, सिमेट्री में क्या ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने बताया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ठीक है, अब बचा, इसको लिख लेना जल्दी से, अब बचा केस नंबर 3। केस नंबर 3 इंटरेस्टिंग होता है। इसमें फंडा क्या होता है? इसमें फंडा ये होता है कि जब म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट, मैंने बोला था इंडिपेंडेंट सिस्टम शोइंग जीआई, यहां पे केस 3 में क्या होगा? डिपेंडेंट सिस्टम शोइंग जीआई। केस 3 लिख लो, व्हेन डिपेंडेंट सिस्टम्स शो जीआई, व्हेन डिपेंडेंट सिस्टम्स शो जीआई, व्हेन डिपेंडेंट सिस्टम्स। अब डिपेंडेंट का मतलब समझो, आओ, जैसे ये देखो, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अब यहां पे भाई ये जो है, एक बार इसको देखो, इसको भूल जाओ, बोलो ये जीआई शो कर रहा है क्या? कर रहा है ना भाई? ये दोनों सेम साइड या अपोजिट? अब ये बताओ, इसके अलावा ये शो कर रहा है क्या? इसको भूल जाओ, कर रहा है। ये भी कर रहा है क्या? तो भाई डिपेंडेंट हो गए ना। मतलब ये जो मिथाइल यहां पे था, ये इसके साथ भी जीआई कर रहा है और इसके साथ भी, तो ये डिपेंडेंट हो गए, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड हो गए। ऐसे केस में फिर सिंपली फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ड्रॉ करना पड़ता है। लिख लो, यू हैव टू डी एंड सी, यू हैव टू डी एंड सी, ड्रॉ एंड चेक, यू हैव टू ड्रॉ एंड चेक। You have to draw and check। अब कैसे करते हैं भाई इसको? ड्रॉ एंड चेक किस तरीके से किया जाता है, आइए बताते हैं आपको। कैमरा जी इस तरफ कर दीजिए कैमरे को। देखिए यहां पे सबसे पहले सारे जो ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी को सेम साइड ले लो, सभी को सेम साइड। स्टार्टिंग में सभी को मतलब सेम साइड में, सबको वेज पे भी ले सकते हो, सबको डैश पे भी, कोई दिक्कत नहीं, चिल है। अब इसके बाद आपने क्या किया, किसी एक को
अब डैश पे ले लिया किसी भी एक को। यहां पे किसी भी एक को क्यों? क्योंकि सारे के सारे ग्रुप क्या हैं? सेम, ऑल ऑफ देम आर मिथाइल, तो मैंने किसी भी एक को डैश पे ले लिया। अब इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी क्या है? एक डैश के बाद कितने डैश? दो, और फिर कितने डैश? तीन। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब हम ऐसा करेंगे दो डैश का या तीन डैश का, तो यहां पे सेम बन जाएंगे, रिपीटेटिवनेस आ जाएगी। देखो ध्यान से सभी, यहां पे ये दोनों वेज पे, ये दोनों सेम साइड, तो क्या हुआ? सिस। यहां पे भी सिस, यहां पे भी सिस। ध्यान से देखो गांव के वासियों, यहां पे भी सब जगह क्या आ रहा है? सिस। तो ये भाई सेम हो गया ना, ये और ये क्या हो गए? सेम। तो ये बात है। तो ये और वो सेम हो चुका है। अब सिमिलरली ये और ये, अगर यहां पे देखो सभी के सभी, ये डैश पे ये वेज पे, तो क्या हुआ? ट्रांस। ये भी क्या हुआ? अरे बोलो, ये क्या है? ये क्या है? और ये बस। तो ये दोनों भी क्या हो गए? सेम हो गए। तो कितने हुए टोटल? दो। ये बात है। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, इनमें अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़े अच्छे बेटर क्वेश्चन हो जाते हैं। डाउट है कुछ? नमन, एक ये 1+1 2 होता है। क्या बात, मजा आ गया। मतलब आज तो क्या सीख गए तुम। जल्दी से इन सवालों को लिख लो। देखो देखो, ये तीनों सवाल में ना, इनमें भी आंसर कितना आएगा? 2। ये सिमिलर क्वेश्चंस है, मैंने इसलिए एक साथ दिखा दिए कि भाई वैसा ही हिसाब है। बस यहाँ थोड़े दूर है, बात तो वही है। तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब कुछ सेम है। मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, ये रिंग लगाओ, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, सब में आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो इसमें अब थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और यहां पे हमने लगा दिया क्लोरीन और ये दो मिथाइल। सोचो इसमें क्या होगा इसके बाद। हाँ जी,
जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सारे ग्रुप मतलब दो सेम है एक अलग है। तो क्या होगा कि देखो पहले सारे के सारे हमने किस पे ले लिए, अबव द प्लेन वेज पे ले लिए। अब किसी एक को डैश पे लोगे। अब जब किसी एक को डैश पे लोगे तो यहां पे एक बार मैंने क्लोरीन को डैश पे लिया। अब ध्यान देना फंडा ऐसा है कि भाई जब मैं डैश पे लूंगा ना किसी एक को, तो अब यहां दो पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि यहां पे ग्रुप कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, या तो मिथाइल या क्लोरीन। पिछले केस में एक ही टाइप था, तो अब यहां पे जो इसका थर्ड टाइप, मतलब अगर थर्ड बोलूं तो इसमें से किसी एक मिथाइल को हम डैश पे ले गए। हाँ, अब ये सेम नहीं है, ये दीज टू आर नॉट सेम, क्योंकि यहां पे क्लोरीन को जैसे हमने वेज पे लिया और यहां पे ऐसा लिया हुआ था। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये सेम क्यों नहीं है, तो उसको समझने का सिंपलिस्टिक तरीका ये है कि भाई ये देखो दोनों, ये दोनों मिथाइल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सेम साइड, तो क्या हुआ सिस, और ये क्या हुआ ट्रांस। तो अगर किसी एक सिस्टम की भी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गई तो वो क्या हो गए, जीआई। क्या हो गए, जीआई। भाई यहां तो सेम था, यहां ये डैश ये वेज, तो क्या हुआ ट्रांस, यहां पे भी क्या हुआ ट्रांस। लेकिन कहीं पे भी अगर फर्क आ गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा रिलेटिवली। अब उसके बाद एक के बाद अगर दो डैश को लोगे फिर क्या होगा, लेना होगा, लेना चाहिए, फिर सेम आ जाएगा। जैसे यहां पे ये डैश ये दो वेज, अगर मैं इन दोनों को डैश लूं और इसको वेज लूं तो बात क्या होगी, सेम, रिलेटिवली वही रहेगा। अगर इन दोनों को आगे की बजाय इन दोनों को तो पीछे ले लिया, इसको आगे ले लिया, बात तो एक ही है। सिमिलरली अगर दो डैश ये ले लिए और ये वेज ले लिया तो बात एक ही है। अगर मैंने तीनों डैश ले लिया तो बात एक ही है। कितने हो गए, तीन हो गए। कितने हो गए, हाँ। अब इसी में अगर हम यहां Cl, यहां Br और यहां पे फ्लोरीन मान लो, अब इसको दिमाग में कर सकते हो। पहले सारे के सारे किस में हो गए, वेज में। अब एक डैश में जब आएगा तो एक बार Cl, एक बार Br, एक बार F, कितने हो गए, चार। उसके बाद जब मैं दो डैश करूंगा तो रिपीटेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये फंडा है। तो इसमें एक ट्रिक भी बता देता हूं आपको कि नहीं, n-1 से हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि यहां पे तो ज्यादा आ गए। कितने आ गए, चार आ गए, तो n-1 से कहां हुआ, n-1 से सिर्फ तभी हो सकता है जब सारे के सारे क्या हो, सेम। ठीक है, वो भी नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं इसमें बनाना बेटर है, कुछ रटोगे वो फेल हो जाएगा कहीं। ट्रिक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डाउट बस यही आता है, वैसे तो समझ में आ गया तो बेस्ट है, पर अगर समझ में आने में ये दिक्कत है कि सर रिपीटेशन कब से शुरू होगा, तो उसका तरीका बता देता हूं। उसका जुगाड़ ये है कि भाई यहां पे जो ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जितने एटम्स पे ग्रुप लगे हैं वो कितने एटम है, तीन। तीन को आप डिवाइड करो किससे, दो से। जितने भी आए, तीन आए, चार आए, टू से डिवाइड करो, ये वैल्यू आई 1.5। इसका नियरेस्ट इंटीजर लो कौन से वाला, पीछे वाला, कौन आ गया, 1। तो ये आपको बताएगा कि भाई मैक्सिमम कितने डैश पे लेके जाने हैं। तो दोबारा बता रहा हूं कि भाई यहां पे मान लो ये तीन थे, अगर तीन की बजाय कितने हुए, चार, तो चार को दो से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, दो। यानी मैक्सिमम डैश कितने आएंगे, दो। दो के बाद जब तीन या चार पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, रिपीट। अगर यहां पे पांच आया, जैसे मैं क्वेश्चन का बता दूं, जैसे ये देखो, ये इसको देखो, ये कितना है, चार। चार है तो इसमें कितने डैश तक ले जाओगे, दो तक। तो इसमें फायदा ये होता है कि आपको पहले ही पता लग जाता है कि मुझे तीन वाला और चार वाला नहीं बनाना। हाँ भाई, क्लियर हुआ। तो ये मैंने अपने आप से बनाया था, जब मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया था कि हाँ यार उससे आगे तो बन ही नहीं रहे। इनफैक्ट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, शुरू में मुझे कंफ्यूजन होता था, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। टीचर धीरे धीरे बेटर होते हैं टाइम के साथ ही, तो शुरू में मुझे ही, तो मेरा तरीका ये होता था कि यार जो मुझे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट को तो लगेगा ही। तो फिर उसी कारण, मतलब टीचर बेटर कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं कि फिर वो क्या करता है, अच्छा टीचर यही करता है कि उस चीज को आसान से आसान बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे ये जो सवाल होते थे, ये आज जो आपके सामने 15 मिनट में कर दी गए, इसके पीछे सालों साल की मेहनत, क्या बोल दो उसको, जो भी मतलब एफर्ट्स वटेवर जो भी था, एक्सपीरियंस मान लो, जिसे हम सीखते गए और तभी आज ये मलाई की तरह सॉल्व होते जा रहे हैं। यानी एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी, लेकिन वो इजी होने में समय लगता है। शुरू में इन्हीं चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जा सकता है,
और जिससे समझ में नहीं आए कि भाई ये क्या करूं क्या मैं, कभी तो वेज कभी डैश। लेकिन अभी देखा जाए तो ये बहुत आसान हो गया। इसमें अब क्वेश्चन में मान लो ये 5 वाला लिया और यहां पे ये ऐसे बना दिया, डरने की बात ही नहीं है। 5 आ गए तो 5 बाय 2 2.5, 2.5 का नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया 2, तो 2 हो गया तो मैक्सिमम डैश कितने लिखे 2। अब यानी इसमें शुरू में सारे क्या लिए वेज पे, फिर किसी एक को डैश पे, और फिर किसको 2 को, यानी 3 और 4 पे 5 पे नहीं जाओगे ना, तो उससे आपका टाइम भी बच गया, एक्यूरेसी बढ़ गई। नहीं तो डाउट आता ना कि कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो वो इसमें रिजॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन तो ये भी है, ये भी है, और भी है, एक ये वाला भी आता है। इसका आंसर मुझे याद है, आप घर पे कर लेना अपने आप। इस वाले का 8 आता है। लेकिन हाँ एक चीज आपको पहले ही दिख गई कि 6 है तो आपको 3 डैश तक बनाना है। इसका 8 आएगा, इस वाले का सारे वेज पे हैं, फिर एक डैश पे आएगा 2 3 4 आएगा इसका। 2 डैश पे जो बनाओगे ना इसमें, तो एक बार दोनों अगल बगल में आएंगे, एक बार ऑल्टरनेट पे आएंगे। 2 डैश वाला एक ही नहीं बनेगा, 2 बनेंगे, 4 आएगा। तो ऐसे करते हैं। एक चीज और है जीआई की, वो भी खत्म कर लेते हैं। कन्फर्मेशन वगैरह तो स्टार्ट नहीं हो रहा। 5 वाले में यार सोच लेता हूं एक बार, थोड़ा आंसर इसका भूल गया हूं मैं। 5 वाले में एक तो पूरा सारा हो गया, फिर एक डैश पे 2, फिर 2 डैश पे 4 ही बनेगा इसमें भी। 2 डैश पे होगा तो ये और ये, हाँ 4 बनेगा इसमें भी। पहले सारे वेज में, फिर एक डैश पे, फिर 2 डैश वाले 2 बनेंगे, या तो अगल बगल में डैश या ऑल्टरनेट पे डैश, 4 बनेंगे। इसका आंसर भी 4 आएगा।